ये माँ और पापा तो भैया भाभी के लिए कितना खर्चा करते हैं। मेरे लिए कुछ पैसे बचाए हैं कि नहीं क्या पता। अभी तो मेरी शादी भी बाकी है। शादी के बाद तो मैं पराई हो जाऊंगी ना। लेकिन नहीं, मैं भी कम नहीं हूँ। मैं अपना हक लेकर ही रहूंगी। फिर रीना अपने माता पिता को अपने भाभी और भाई के खिलाफ भड़काना शुरू करती है और उसके लिए वह चुगली करती है। अरे माँ, क्या आपको पता है करण भैया ने आपके फेवरेट दुकान से साड़ी लाई है। अरे वाह, क्या बात कर रही है तू। मेरा करण भी ना मुझे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहता है। अरे माँ, भैया ने आपके लिए नहीं अपनी महबूबा के लिए साड़ी लाई है। यही तो बताने आई हूँ मैं आपको कि आपके फेवरेट दुकान में जाकर भी उन्होंने आपके बारे में तनिक भी नहीं सोचा। क्या? ये करण ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। शारदा अब करण से कटी कटी सी रहने लगती, जबकि असल में करण की बीवी नव्या को वो साड़ी किसी और ने दी होती है। लेकिन रीना बड़ा चढ़ाकर चुगली करती है। अरे माँ, जरा वो सलाड तो देना। तुझे भगवान ने 2 हाथ दिए हैं ना, तो खुद ही ले ले। ये आपको क्या हो गया है माँ? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? शारदा कोई जवाब नहीं। फिर एक वो अपनी भाभी के पास जाकर चुगली करती। अरे भाभी, आप तो कितना अच्छा खाना बनाती हो, फिर भी पता नहीं क्यों माँ को आपके हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। बस कोई ना कोई कमियां निकालती रहती है। क्या? माँ जी ने ऐसा कहा? ये सास तो होती ही ऐसी है। रसोई में कितनी भी मेहनत करो, लेकिन बदले में ये सब सुनना पड़ता है। अब नव्या रीना की बातें सुनकर रसोई में खाना ही नहीं बनाती। अरे नव्या बहू, मेरी दवाइयों का टाइम हो गया है। अब तक तुमने मुझे कुछ खाने भी नहीं दिया। कब से देख रही हो, तुम तो फोन में ही लगी हो। हाँ माँ जी, बना दूंगी कुछ ना कुछ। वैसे भी इतनी मेहनत करके इस घर में खाना बनाने का कोई मतलब नहीं। किसी को भी कदर नहीं है। आपको तो बस नाम रखने आता है और बस बुराइयां करनी आती है। अरे नव्या बहू, ये सब तो क्या कह रही है? तेरा दिमाग तो सही है ना? हाँ माँ जी, मेरा दिमाग तो एकदम सही है, लेकिन आपका दिमाग बढ़ती उम्र के साथ खराब हो गया है, और कुछ नहीं। इतना बोलकर नव्या वहां से गुस्से से चली जाती। रहने दो माँ, भाभी को आपकी कुछ भी नहीं पड़ी। अरे अगर भैया ही इन्हें इतना सर पर चढ़ा कर रखेंगे तो फिर ये हमसे तो ऐसे ही बात करेगी। ये सारे तो बहाने हैं खाना ना बनाने के, और कुछ नहीं। हाँ रीना बिटिया, तू एकदम सही कह रही है। ये करण और नव्या बहू दोनों का रवैया दिन ब दिन बदलते ही जा रहा है। पता नहीं क्या हुआ है इन्हें। फिर एक रोज जब नव्या की माता पिता की एनिवर्सरी होती है, तभी करण और नव्या दोनों उन्हें बड़े बड़े गिफ्ट्स देते हैं। ये देख रीना जाकर अपने माता पिता से चुगली करती है। ये देखिए माँ पापा, कैसे दोनों ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया है। आज भाभी के माँ पापा की एनिवर्सरी है ना, इसीलिए। लेकिन आप दोनों की एनिवर्सरी को तो कुछ भी नहीं लगाया और ना ही कोई गिफ्ट दिया, लेकिन अपने सास ससुर को बड़े बड़े तोहफे दिए जा रहे हैं। हमारा करण तो सच में बदल गया है। सच में, जब से नव्या उसके जीवन में आई है, तब से वो हमें भूल चुका है कि हम भी उसके जीवन में एक अहम हिस्सा है। असल में तो ये दोनों तोहफे भैया भाभी ने नहीं, बल्कि भाभी के छोटे भाई ने दिए हैं। लेकिन स्टेटस के जरिए मैंने माँ पापा को कितना अच्छा बेवकूफ बनाया। रीना अपनी चुगलियों से करण और नव्या को अपनी माँ पापा की नजरों में गिराने की कोशिश करती ही रहती। एक दिन रीना अपने भाई के पास जाती है। अरे भैया, आपने चश्मा बनवाने के लिए पापा को पैसे क्यों नहीं दिए? उन्होंने तो खुद ने ही बना लिया चश्मा अपने पैसों से। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? पापा तो हमेशा पैसे मुझसे ही लेते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा क्यों किया? शायद उन्हें आपके ऊपर बोझ ना बनना हो।
इसीलिए। और वैसे भी पापा कह रहे थे कि आप तो नव्या भाभी और उनके परिवार वालों में ही बिजी रहते हो, आपको तो अपने माँ पापा की कुछ पड़ी ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। फिर करण अपने पापा के पास जाता है। पापा, आपने चश्मा बनवाने के लिए मुझसे पैसे क्यों नहीं लिए? अरे उसमें क्या हुआ बेटा, मैंने तो यूं ही नहीं लिए, पेंशन के पैसे थे मेरे पास, तो मैंने उसी में से मेरा चश्मा करवा लिया। हाँ पापा, मैं सब समझ रहा हूँ। तुझे जो समझना है समझ ले, हमें भी सब समझ आता है। रीना की साजिश अब कामयाब होने लगती है और घर में कलेश होने लगता है। शारदा और हरिकेश, करण के माता पिता उससे ठीक से बात भी नहीं करते थे। फिर एक दिन रीना सुनती है कि ऑफिस प्रमोशन के गिफ्ट में करण को नया टीवी मिलने वाला है। तभी इस बात को मिर्च मसाला लगाकर वो शारदा से चुगली करने जाती है। अरे माँ, आपको पता है क्या, भाभी भैया से अपने बेडरूम में टीवी लगवाने के लिए कह रही थी, क्योंकि आप उन्हें ठीक से टीवी नहीं देखने देती और आपके कारण उनका जीना दुश्वार हो रहा है। क्या? ये सब कहा उस चुड़ैल ने? अब तो मैं उसे हॉल में टीवी देखने ही नहीं दूंगी। जितना टीवी देखना है अपने रूम में ही बैठकर देखे। कितनी गलत सोच है बहू की। अरे शारदा तो दिन में बस 2 सीरियल ही देखती है, बाकी सारा दिन तो नव्या ही टीवी चलाती है, और उसके बावजूद भी वो अपने पति से ये घटिया बातें कर रही थी। अब वो तो आपके ही बहू और बेटा है पापा, अब आप दोनों समझ जाइए वक्त के साथ साथ कैसे बदलाव हो रहा है उन दोनों में। फिर घर में नया टीवी आने के बाद बाप बेटे और सास बहू में फिर से मतभेद हो जाते हैं। एक दिन की बात है, नव्या और करण अपने दोस्त के पास जाते हैं, लेकिन आते हुए उनका फिल्म देखने का प्लान बन जाता है और रीना उन्हें थिएटर के बाहर देख लेती। चलो जल्दी से इनकी फोटो खींच लेती हूँ, फिर घर जाकर माँ और पापा को ये फोटो दिखाकर जम के चुगली करूंगी। फिर रीना उनकी फोटो खींचती है और घर जाकर वो फोटो अपनी माँ पापा को दिखाती है। देखो पापा, घर में तो कितना मुंह बनाते हैं, रूठे रहते हैं, और बाहर जाकर दोनों कितना एंजॉय करते हैं। इस मूवी में तो सनी देओल है, पापा के फेवरेट हीरो। अगर भैया को थोड़ी सी भी कदर होती तो वो आपको फिल्म दिखाने ले जाते और माफी भी मांगते। हाँ रीना, तू एकदम सही कह रही है। हाँ रीना, नव्या भाभी के आने के बाद ही उनके तेवर बदले हैं। मैं तो अब भी कहती हूँ उन्हें घर से बाहर ही निकाल दो, तब जाकर उनकी अक्ल ठिकाने आएगी। हाँ रीना, अब मैं यही करूँगा। बस अब बहुत हुआ, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। फिर रात होने पर नव्या और करण घर वापस आ जाते हैं। जिस रास्ते से आए हो उसी की ओर लौट जाओ, क्योंकि अब तुम दोनों के इस घर में कोई जगह नहीं है। हाँ, जिन बच्चों को हमारी परवाह नहीं, हमारी कदर नहीं है, हम उन्हें अपने घर में पनाह नहीं देंगे। वाह, बहुत ही अच्छा सिला दिया है आपने हमारे प्यार का। हमने तो हमेशा से ही सच्चे मन से आप दोनों से प्यार किया है, लेकिन शायद हमारी ही गलती थी। कितना सच्चा प्यार और कितना झूठा, ये सब हमें अच्छे से पता है। करण, चलो यहाँ से। जिस घर में हमारी इज्जत ना हो, हम वहाँ पर नहीं रुकेंगे। हाँ हाँ, जाओ जाओ, बहुत सहेली है तुम्हारे रोज रोज के बदलते रवैये। फिर नव्या और करण दोनों अपना सामान लेकर घर छोड़कर चले जाते हैं, और ये सब देखकर रीना के कलेजे में ठंडक पड़ती है। आखिरकार जो मैं चाहती थी वही हुआ। अब भैया नहीं है, अब सिर्फ मेरा ही राज है, और अब सारी जायदाद मेरे ही नाम होगी। लेकिन करण और नव्या के जाने के बाद शारदा और ऋषिकेश बहुत दुखी होते हैं। वो बेचारे दिन रात रोते रहते हैं और घर की रौनक ही चली जाती है। ये सब क्या हो गया जी, हमने क्या कमी रखी थी करण के प्यार में। हाँ शारदा, बहुत बुरा किया उसने हमारे साथ। सच में बहुत दुख हो रहा है मुझे। काश वो दोनों सही से रहते यहाँ पर।
अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए हैं। अपने माँ पापा को यूं दुखी देखकर रीना को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताती है कि ये सब किया कराया उसी का है। क्या ये तूने किया है? हाँ माँ, मुझे लगा जब मेरी शादी हो जाएगी तब मुझे जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलेगा और सारी जायदाद भैया और भाभी को मिल जाएगी, और इसीलिए मैंने उन दोनों को घर से बाहर निकालने के लिए आपसे चुगली करना शुरू कर दिया और आप दोनों को उनके खिलाफ खूब भड़काया। रीना, ये तुमने बहुत गलत किया है। अरे हमारी जितनी भी जायदाद है उसमें तुम दोनों का बराबर का हिस्सा है। अरे तुम्हें नहीं देंगे तो और किसे देंगे? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे? जितना करण हमारा बेटा है उतनी ही तुम हो। लेकिन मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी रीना, तूने सच में बहुत गलत किया है। मुझे माफ कर दो माँ, जायदाद के लालच में मैं अंधी हो गई थी, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं सब कुछ ठीक करूंगी। फिर रीना अपने भाई और भाभी के पास जाती है और उनसे माफी मांगकर उन्हें घर वापस लाती है और इस तरह अंत में पूरा परिवार एक हो जाता है और खुशी से साथ रहने लगता है। फूलमती जी की नौकरानी की शादी होने वाली होती है, जिस कारण उसे गांव जाना होता है। बड़ी मेम साहब, मैं जा रही है, लेकिन मेरी जगह पर मेरी छोटी बहन बुलबुल आएगी। मेरी बुलबुलिया वैसे है छोटी, लेकिन वह छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तभी वहां पर हवाएं तेज चलने लगती है और एंट्री होती है दबंग नौकरानी बुलबुल पांडे की। स्वागत नहीं करोगे हमारा? नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ बुलबुल पांडे, आपकी नई नौकरानी। वाह 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 बुलबुल, तुम्हारा तो स्वैग ही अलग है। ये बहुत डेयरिंग बाज है छोटी मैन साहब। अरे लेकिन स्वैग वैग दिखाने से काम थोड़ी हो जाएगा, ये काम तो ठीक से करेगी ना? अरे बड़ी मैम साहब, ये तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे से काम करेगी, आप इससे काम करा के तो देखिए। ठीक है ठीक है। बुलबुल अब घर में ही रहने लगती है और वो दिन रात सुबह शाम अपने सारे काम बड़े ही अच्छे से करती है और ये सब देख घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अरे ओ बुलबुल, पराठे तो दे दिए, लेकिन मुझे पराठों के साथ साथ पुदीने की ठंडी चटनी भी पसंद है। नैना बहू, तूने बताया नहीं क्या इसे? अरे बड़ी मेम साहब, आप चिंता मत कीजिए, ये लीजिए आपकी पुदीने की चटनी। चलिए अब मैं छत की सफाई निपटा देती है। अरे बुलबुल, ठीक से खाना तो खा कर जाओ। आओ बैठो हमारे साथ। लेकिन छोटी मेम साहब, अरे बैठ ना, खाना खा ले, भाव मत खा। फूलमती और नैना दोनों बुलबुल को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं। एक दिन जब दूध वाला आता है तभी, जाओ जाओ अपनी मालकिन को बुला कर लाओ। क्या हुआ है, बताओ ना मुझे। अरे तुम मालकिन हो क्या? जाओ और अपनी बढ़िया छोटी मालकिन को जल्दी से बुला कर लाओ, फालतू का दिमाग मत खाओ। ठीक है, 1 मिनट। फिर बुलबुल फूलमती को बुला कर लाती है और वो हिसाब किताब के अनुसार उसे पैसे देती है। 1 मिनट बड़ी मेम साहब, इसे पूरे पैसे मत दीजिए। क्या? लेकिन क्यों? इसने आपसे पूरे 15 दिन के पैसे मांगे हैं, लेकिन ये तो 2 दिन आया ही नहीं। रोज मैं उसे दूध का पतीला देती हूँ, इसीलिए मैं अच्छी तरह से नोट करके रखती हूँ। ओए 2 कौड़ी की नौकरानी, अपने काम से काम रख, तू इस घर की मालकिन नहीं है। मैडम जी, मैंने सभी दिन दूध दिया है। नहीं मालकिन, मेरा यकीन कीजिए। ए लुक्के, झूठ मत बोल। लगता है तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, अपनी हैसियत के हिसाब से बात कर, समझी ना? तू कौन होता है मुझे मेरी हैसियत के बारे में बताने वाला? और जबान तेरी ज्यादा चल रही है। चुपचाप जितने पैसे हुए हैं उतने ले और निकल यहाँ से, वरना तेरे इस दूध के पतीले से तेरा ही सर फोड़ दूंगी मैं, नालायक आदमी। गुस्सेल बुलबुल की बातें सुनकर दूध वाला एकदम शांत हो जाता है
और जितने पैसे हुए होते हैं उतने पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर एक रात जब नैना और फूलमती दोनों के पति बिजनेस ट्रिप पर गए होते हैं, तभी घर पर सिर्फ तीनों ही होते हैं। उस रात घर में अचानक से चोर घुस आते हैं और उन्हें देख नैना और फूलमती बहुत डर जाती है। वो पिस्तौल निकालकर उन दोनों को निशाने पर धरते हैं। चुपचाप सारा पैसा और जेवरात निकाल कर दे, वरना यही तुझे ठोक दूंगा। नहीं, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। ओए बुढ़िया, चल चल, टाइम वेस्ट मत कर, फटाफट से पैसा निकाल। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ओ शैतान के बच्चों, छोड़ दो मेरी छोटी और बड़ी मेम साहब को, वरना मैं तुम में इतने छेद कर दूंगी, इतने छेद कर दूंगी कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और गैस कहाँ से छोड़े। अबे चल हट, तेरी तो ऐसी की तैसी, तो एक चाटा मारूंगा तो गिर पड़ोगी तुम। बड़ी आई हम में छेद करने वाली। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारी मेहमान नवाजी तो करनी ही पड़ेगी। फिर बुलबुल उन दोनों चोरों को खूब पीटती है और उन्हें मार मार कर उनकी हड्डी पसली एक कर देती है, जिसके बाद वो दोनों खुद ही दुम दबाकर भाग जाते हैं। थैंक यू सो मच बुलबुल। एक चुलबुल पांडे था और एक तुम हो, हमारी दबंग नौकरानी बुलबुल पांडे। थैंक यू मेम साहब। आज अगर तू नहीं होती तो वो दोनों चोर हमें लूट कर ही चले जाते। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल, तू सच में बहुत डेयरिंग बाज है। अब बुलबुल उनके लिए घर की सदस्य ही बन चुकी थी। एक दिन उनके घर में बुआ जी आती है और तभी नैना बाजार में से 2 ड्रेस लाती है। अरे वाह नैना बहू, ये दोनों ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन एक ही डिजाइन के 2 ड्रेसेस क्यों लाया तूने? अरे बुआ जी, ये पिंक वाला मेरे लिए और ये रेड वाला बुलबुल के लिए। ये लो बुलबुल, तुम्हारे लिए ड्रेस। मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया, इसीलिए सेम ड्रेस में दूसरा कलर तुम्हारे लिए ले आई। थैंक यू छोटी मेम साहब। यू आर वेलकम बुलबुल। अरे लेकिन नैना बहू, नौकर चाकरों को थोड़ी कोई नए कपड़े देता है, वो भी बिना तीज त्योहार के। हम तो फटे पुराने कपड़े ही देते हैं। नहीं दीदी, ये बुलबुल हमारे घर की नौकरानी नहीं बल्कि घर की सदस्य ही है। इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हाँ बुआ जी, बहुत कम समय में ही इसने हम सबके दिलों में अपनी जगह बना ली, इसीलिए हमें इससे बहुत लगाव है। अब जैसे जिसकी सोच। बुआ जी को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। आई बड़ी घर की सदस्य बनने। अरे ये छोटे की लुगाई और नैना बहू दोनों एकदम बेवकूफ है। इन्होंने ही इस नौकरानी को सर पर चढ़ा कर रखा है, लेकिन मैं इसे इसकी औकात दिखा कर ही रहूंगी और इसे घर के बाहर निकालूंगी। फिर बुआ जी बुलबुल को घर से बाहर निकालने के लिए नैना की अलमारी में से उसका सोने का हार चुराती है और उसे जाकर बुलबुल के कमरे में छुपा देती है। अब आएगा असली मजा, जब ये हार ढूंढने पर बुलबुल के कमरे में मिलेगा, तब तो नैना और फूलमती पर चढ़ा हुआ सारा नौकरानी का बुखार एक झटके में उतर जाएगा। और फिर इनकी यह दबंग नौकरानी हो जाएगी घर के बाहर। फिर अगले दिन जब नैना अपना हार अलमारी से गायब देखती है, तब वो बहुत घबरा जाती है। अरे नहीं, मेरा हार, मेरा सोने का हार अलमारी में नहीं है माँ जी, ना जाने कहाँ चला गया। ऐसे कैसे चला गया बहू? ठीक से देख, वही होगा। ठीक से ढूंढा ना तूने? हाँ माँ जी, मैंने बहुत बार देखा, लेकिन अलमारी में हार है ही नहीं। घबराओ मत बहू, चलो हम सब साथ में ढूंढते हैं, यही कहीं होगा। तुम रखकर कहीं भूल गई होगी। फिर सभी घर वाले मिलकर उस हार को ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को वो हार नहीं मिलता। फूलमती, नैना बहू, कहीं इस नौकरानी बुलबुल ने तो नहीं चुराया ना हार? क्या? ये आप कैसी बातें कर रही है बुआ जी? मैंने हार नहीं चुराया है। दीदी, आप भूल रही है, बुलबुल हमारे घर की सदस्य ही है। आप उस पर इस तरह का शक कैसे कर सकती हो? हाँ बुआ जी, बुलबुल ऐसा कभी नहीं कर सकती।
जब देखो तब तुम दोनों बुलबुल की नाम की माला जपती रहती हो। तुम दोनों ये भूलो मत कि ये आखिरकार है तो बाहर वाली नौकरानी ही। ठीक है बुआ जी, अगर आपको लगता है कि चोरी मैंने की है तो मैं अपने पहचान वाले सिद्ध पुरुष बाबा को बुलाती हूँ। उन्होंने बरसों की तपस्या की है। वो चोर को भी पकड़ लेंगे और ये भी बता देंगे कि आखिर हार कहाँ है। हाँ बुलबुल, यही सही होगा। ठीक है, बुला लो ना, फिर हो जाए दूध का दूध और पानी का पानी। फिर बुलबुल बाबा को लेकर आती है। पुत्री, चोर इसी घर में है और चोरी का माल भी इसी घर में है। लेकिन बाबा, चोरी किसने की है और कहाँ है मेरा हार? प्लीज बताइए ना। सीधे और सरल तरीके से नहीं बताऊंगा मैं। ये लो, सभी एक एक लाठी ले लो। फिर बाबा सबको लाठियां देते हैं। इनका क्या करें हम? ये सारी जादुई लाठियां है। जो चोर है उसकी लाठी कर 2 इंच बढ़ जाएगी और तभी पता चल जाएगा कि असली चोर कौन है। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। लाठी 2 इंच बढ़ जाएगी, इस डर से बुआ जी बहुत घबराती है और वो लाठी लेकर अपने कमरे में आती है। चोर की लाठी तो 2 इंच बढ़ जाएगी, असल में चोर तो मैं ही हूँ। इसका मतलब मेरी ही लाठी 2 इंच बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, मेरी लाठी 2 इंच बढ़े उससे पहले ही मैं अपनी लाठी को 2 इंच कम कर देती हूँ। हाँ, यही सही होगा। फिर बुआ जी अपनी लाठी को 2 इंच कम करके काट देती है। अगली सुबह जब सबकी लाठियां चेक की जाती है तभी बुआ जी की लाठी बाकियों की लाठी से छोटी होती है। चोर तुम्हारी बुआ जी ही है, क्योंकि मैंने ये झूठ कहा था कि ये लाठियां जादुई है, जबकि ये मामूली लाठियां थी और बुआ जी चोर थी। इसीलिए ये लाठी 2 इंच बढ़ जाएगी। इस खौफ से इन्होंने अपनी लाठी को 2 इंच कम कर दिया। अरे नहीं! बुआ जी का पर्दाफाश हो जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें झटका तब लगता है जब उन्हें ये पता चलता है कि बुआ जी ने हार बुलबुल के कमरे में छुपाया है। दीदी, ये आपने बहुत ही घिनौनी हरकत की है। इस बेकसूर बुलबुल को फंसाने के लिए आपने ये सब क्यों किया? हाँ बुआ जी, आपने ये बहुत गलत किया है। शुक्र है कि हमें आपके बारे में पता चल गया, वरना ना जाने इस बेचारी को क्या क्या सहना पड़ता। आपने हमारी घर की सदस्य के साथ ऐसा किया है, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं नहीं फूलमती, ऐसा मत कहो। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। लेकिन बुआ जी को कोई माफ नहीं करता और उन्हें वो घर छोड़कर जाना पड़ता है। बुलबुल, ये तो बहुत ही अच्छा किया तूने, जो तू उस बाबा को लेकर आ गई। कितने ज्ञानी थे वो बाबा। अरे दीदी, वो कोई बाबा बाबा नहीं थे, वो तो मेरा एक चचेरा भाई था। मैंने ही उसको बोला था, क्योंकि मैंने बुआ जी को अपने कमरे में हार रखते हुए देख लिया था, इसीलिए ये सब नाटक करना पड़ा। वाह बुलबुल, तू तो सच में दबंग है।